Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it will cover a very interesting, a very important short story by Premchand. The title of the story is The Shroud. दोस्तों ये कफन नाम से जो प्रसिद्ध प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज ये हाईलाइट करती है पॉवर्टी के एडवर्स इफेक्ट, पॉवर्टी के जो हमारे ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ते हैं ह्यूमन इमोशंस पर, उन सब के बारे में प्रेमचंद की पेन से निकली हुई एक बहुत बहुत लैंडमार्क स्टोरी है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम स्टोरी की समरी को डिस्कस करें, थोड़ा सा जानते हैं हम प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद इज अ नेम अबाउट whom almost every student of literature knows. खासकर अगर वो इंडियन स्टूडेंट है तो he was born in 1880 and died in 1936, not a very long life, and his real name was Dhanpat Rai Srivastav. He is basically we can say the samrat, the king of Indian literature during this period. इनकी जो वर्क्स हैं जिन इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, इनके सारे वर्क्स के अंदर सोशल कंसर्न और ह्यूमन साइकोलॉजी वो सबसे प्राइम फोकस रहता है। खासकर जो मार्जिनलाइज्ड है, देखिए मार्जिनलाइज्ड का मतलब हम समझ लेते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दोज हु आर बेसिकली इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ देयर लिटरेरी स्टडीज। सेंटर का मतलब होता है दोज हु एंजॉय पावर, जिनके पास सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है, जो पावर को एंजॉय करते हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर इन द सेंटर। जबकि इसके अपोजिट में वो सारे लोग जो पावर से दूर हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार के ना रिसोर्सेज हैं, दोज हु बेसिकली आर एक्सप्लॉइटेड, जिनका शोषण किया जाता है, दे आर कॉल्ड ऑन द मार्जिन। तो प्रेमचंद ने अपने वर्क्स के अंदर इस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बहुत बारीकी से उसकी स्टडी करी है, प्रेजेंट करा है। इस देन जो हमारा 20th सेंचुरी का पीरियड है, इट्स अ मैनी चेंजेस, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे जो चेंजेस आए उनके ऊपर भी इनका फोकस है। और साथ ही जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इनकी जो एम्पैथी है, इनके मन में एक डीप फीलिंग है पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, जो कुचले हुए दबे हुए लोग हैं, एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको इन्होंने अपने वर्क्स में प्रेजेंट करा है। Now he is not just a short story writer, basically he is known for his great novels, और उसी की वजह से इनको उपन्यास सम्राट या एम्परर ऑफ नॉवेल्स कहा जाता है। और उसके many great novels have been written by Premchand. These include Godan, कर्म भूमि, मतलब देयर आर सो मैनी प्लेज विच डील विद सोशल इविल्स, स्ट्रगल्स, उन सब के ऊपर इन्होंने वर्क करा है। सेवा सदन, देन देयर इज मानसरोवर। मानसरोवर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी, 8 पार्ट्स के अंदर ये हुआ है। तो नॉवल भी लिखे हैं इन्होंने, ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, ये सारा इनका वर्क है। सो क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड क्वांटिटी ऑफ द वर्क दोनों बहुत ग्रेट है प्रेमचंद की। तो चलिए अब बात करते हैं आज की जो हमारी स्टोरी है, जिसका टाइटल है द श्राउड। देखिए श्राउड जो है, ओरिजिनली इसको उन्होंने हिंदी में कफन के नाम से लिखा था। इट इज अ लैंडमार्क स्टोरी, 1936 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, और हम अभी आपको मैंने जस्ट बताया था, तभी इनकी डेथ भी हुई थी। और ये जो स्टोरी है, इट इज बेसिकली अबाउट किस तरह से पावर्टी जो है वो ह्यूमन इमोशंस को नम कर देती है। नम कर देती है मींस हम जो फाइनर ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स बनाती है, पॉवर्टी का उस पर बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। स्टोरी के सेंटर में एक फादर सन का ड्यूओ, मतलब फादर और सन है,
घीसू फादर है और माधव उनका सन है, और इनके इंटरेक्शन, इनके एक्शंस, इनके द्वारा प्रेमचंद हमें शो करते हैं किस तरह से जनरेशंस आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण हुआ है उसने ह्यूमन फीलिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अगर हम बात करें टाइटल की, विच इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टोरी, द श्राउड। श्राउड इज एक्चुअली इंडियन जो रिचुअल्स हैं इंडियन कल्चर के अंदर, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब एक पर्सन की डेथ होती है, द डेड बॉडी इज कवर्ड विद अ वाइट शीट, एक वाइट क्लोथ से उसको ढका जाता है, दिस दैट इज नोन एज कफन। एक्चुअली में ये रिचुअल कॉमन टू ऑल है, सारे जितने भी रिलीजन है उनके अंदर, चाहे क्रिमेशन किया जाए चाहे फ्यूनरल किया जाए, सभी के अंदर ये फॉलो किया जाता है। तो दिस इज द श्राउड। श्राउड जो क्या करता है, उस डेड बॉडी को कवर करता है और फ्यूनरल प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है। तो यहां पर लिटरल तो कफन यूज आएगा ही, बिकॉज देयर इज अ डेड पर्सन, दैट इज वाइफ ऑफ माधव, लेकिन साथ ही में कफन हम ये भी कह सकते हैं, शायद Premchand is highlighting that how the years of exploitation has worked like a shroud over human feelings. दो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे थे कि न केवल जो श्राउड है वो शो करता है कि एक डेड पर्सन के बारे में स्टोरी में, लेकिन ये साथ में हाईलाइट करता है आयरनी ऑफ द ट्रेडिशंस, हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी। हिपोक्रेसी इस वजह से दोस्तों, सोसाइटी जब एक पर्सन जिंदा है और जब उसकी रिक्वायरमेंट है, देन सोसाइटी डजंट पे एनी अटेंशन टू द नीड्स, टू द वांट्स। लेकिन एक पर्सन के डेथ के बाद जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने के लिए दे कैन गो टू एनी लिमिट और शो ऑफ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बारे में, ये जो पर्टिकुलर हमारे जनरली सिलेबी में लगता है, उस स्टोरी को इंग्लिश में फ्रांसिस डब्ल्यू प्रिटचेट के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। मैं बता चुका हूं को ओरिजिनली इट इज रिटन इन इंग्लिश। तो शुरुआत करते हैं हम स्टोरी के बारे में। द स्टोरी ओपन्स ऑन अ विंटर नाइट, सर्दी का समय। घीसू एंड हिज माधव, हमें बताया जाता है दे आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ देयर हट, हट के साथ ही बिल्कुल दे आर वेरी पुअर विदाउट एनी पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, एक बोन फायर जिसको हम हिंदी में अलाव कहते हैं सर्दियों के टाइम। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ विलेजर्स, जहाँ पर हीटर्स और नहीं होते, और ख़ासकर जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिस टाइम फ्रेम में लिखी गई ये स्टोरी है, तो सब गांव के लोग अलाव जला के सूखी लकड़ियों को और अपनी सर्दी से बचने का कोशिश करते हैं। सो फादर एंड सन, माधव और घीसू, दे बोथ आर सिटिंग, और फायर लगभग डाई हो चुकी है। वो माधव की जो वाइफ है बुधिया, शी इज इनसाइड द हट and she is suffering with pain because she is in labor pain. She is full time pregnant. She can deliver the baby anytime, और बीच बीच में because of her pain, unbearable pain, वो लगातार she is crying and screaming, but these two they are sitting outside. एक वर्ड होता है nonchalantly. Nonchalant का मतलब होता है विदाउट शोइंग एनी कंसर्न, मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों एक दूसरे को लगातार दे आर जस्ट सेइंग टू ईच अदर यू शुड गो इनसाइड। जो घीसू है, फादर है, वो कहता है माधव को तुम जाओ, शी इज योर वाइफ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम। माधव कहता है आई हैव नो एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, आपको जाना चाहिए। घीसू कहता है हाउ कैन आई फेस माई डॉटर इन लॉ इन सच अ कंडीशन। तो इस तरह से जस्ट they talk about and none of them move an inch, एक इंच भी दोनों नहीं हिलते हैं। और बिल्कुल इस तरह से दो बोथ आर अनइंटरेस्टेड, एंड कोई बेचारी वो बुधिया जो है, शी इज इन अ वेरी पुअर कंडीशन, बट दोनों जो उसके क्लोज रिलेटिव हैं दे आर नॉट गोइंग इनसाइड। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जाता है माधव एंड घीसू के बारे में, दैट हाउ
both of these belong to lower strata, lower caste से belong करते हैं, but more importantly they are infamous, बदनाम है पूरे गांव के अंदर because of for being lazy and careless. इतने आलसी हैं कि if it is work of one day they take 2 or 3 days, और इसीलिए कोई भी जो विलेजर है is not interested in offering them any work. Premchand is very clear that there is no lack of work in the village. काम की कमी नहीं है, but they lack the will to do it. जब तक बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं हो जाए कि they have nothing to eat, they would just idle around, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे and try to escape any kind of work. दोनों ही interested. They are very sly and cunning in this matter. That is why most of time they are without work. Because nobody in the village want to give them work. कोई भी उनको काम देना नहीं चाहता है. अब now another interesting point of view is that they are not interested to improve their condition. दोनों happy हैं अपनी इस life से, and पूरा गांव उनको गाली देता है, अब्यूज करता है, टोकता है. दे डोंट केयर अ बिट. दे आर, जिसको हम एक हिंदी में कहते हैं मस्त राम मस्ती में, सॉर्ट ऑफ पेयर. दोनों फादर और सन है, बिल्कुल उनको इस बात की परवाह नहीं है. दे डोंट केयर अबाउट इट. And obviously what happens, they have no possession of their own. एक हट है, एक दो जोड़ी कपड़े हैं, टैटर्ड क्लोथ्स हैं, एंड एक आउट करते हैं, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं. कभी बोरो करते हैं जो बहुत मुश्किल से होता है, तो अपने नेबर्स से स्टील कर लेते हैं. बिल्कुल जैसा फादर है घीसू, ठीक उसी तरह से माधव भी इसी फैशन में रहता है. एंड दे सीम टोटली अनअफेक्टेड. एक और हिंदी वर्ड या मुहावरा हम यूज करते हैं, चिकना घड़ा. दे बोथ आर लाइक चिकना घड़ास एंड अनअफेक्टेड, चाहे कितना भी विलेजर्स उनको अब्यूज करें. माधव गॉट मैरिड लास्ट ईयर. जब उसकी लास्ट ईयर मैरिज हुई तो बुधिया, द पुअर गर्ल, द पुअर वुमेन, वो उसने ट्राई करा उनकी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, जो कुछ वो कर सकती थी. बट इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड, घीसू की तो छोड़िए, माधव भी रिमेन वैसा का वैसा इररिस्पॉन्सिबल है. देयर इज नो चेंज इन हिम. अब look, the best example to show their carelessness is the present condition. यहाँ बुधिया जो है, she is almost on the verge of death. She is crying, she is under great pain. लेकिन ये दोनों बाहर क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज दे हैव स्टोल सम पोटैटोज. उन्होंने वो पोटैटोज जो चुराए हैं, दे आर बीइंग रोस्टेड, जो फायर है, एंड दोनों कोशिश कर रहे हैं कि गरम गरम जो बिल्कुल उबला हुआ रोस्टेड सेका हुआ आलू है, दे वांट टू ईट देम. सो they are sitting there looking at the potatoes being roasted, but none of them is going inside. और रीजन भी यही है, दे डोंट वांट टू गो इनसाइड बिकॉज दे हैव दिस फियर. उनको ये डर है द अदर माइट ईट ऑल द पोटैटोज. सो जो घीसू है वो माधव को, माधव है जो घीसू को बोले जा रहा है, बट दोनों में से कोई भी वहां से नहीं जा रहा है. माधव अपना एक उसके साथ शेयर करता है कंसर्न. देखिए कंसर्न क्या है, दैट व्हेन द बेबी इज बॉर्न, हाउ दे विल टेक केयर ऑफ इट. कुछ भी जो सामान एक बेबी को ग्रो अप करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, फीड करने के लिए चाहिए होता है, दे लैक दैट, दे हैव नथिंग फॉर दैट. बट घीसू, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ही नोज द वे ऑफ द वर्ल्ड. ही सेज दैट why you are worried. He remains total undisturbed. उसके बिल्कुल चिंता नहीं है. वो कहता है the villagers will come and help them. He also had 9 children. 9 बच्चे हुए थे घीसू के, and he said I never have to worry about them. अपने आप हो जाता है. This is the attitude of both घीसू, और उसको देखकर माधव भी बिल्कुल अनवरिड हो जाता है, अनफेज्ड हो जाता है, क्योंकि if it's so then why should I worry. तो इस तरह से ये होता है. यहां पर वापिस से नैरेटर जो है स्टोरी से हटकर पॉइंट आउट करता है कि घीसू इज वेरी क्लेवर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू. घीसू ने देख लिया है, इस जिंदगी में सीख लिया है कि जो हार्ड वर्किंग
पीजेंट्स हैं जो दिन भर लेबर करते हैं, और एक वो है जो बिल्कुल काम नहीं करता है, even after hard work peasants are just like him. This shows the irony कि even after hard works the landlords basically exploit the poor peasants. तो घीसू ये सोचता है कि rich will always exploit, और people जो villagers हैं उसको कितनी भी insult कर लें, at least he is better than them because he doesn't have to do hard work. उसको अपनी कमर तोड़नी नहीं पड़ती है, उनको भी वही खाने को मिलता है जो इसको मिलता है, उनको भी इसी तरह से जिंदगी के अंदर विदाउट रिसोर्सेज रहना पड़ता है. then why should he put any labor? this is his philosophy, जिसकी वजह से even though by nature he is a very lazy person, but this philosophy has basically validated his point of view. उसके इस बात को और भी ज्यादा इसने सिद्ध कर दिया है कि there is no use of working for others or for working for their exploiters. उनके शोषण करने वालों के लिए काम करने से he will not be benefited in any manner. So in this manner the writer shows कि किस तरह से पॉवर्टी जो है वो एक लिमिट के बाद एक पर्सन को इनडिफरेंट बना देती है और वो पर्सन बिल्कुल डिटैच हो जाता है. सो दैट इज व्हाई बोथ ऑफ दीज आर टोटली अनपर्टर्ब्ड. बिल्कुल वो निश्चिंत हैं, दे आर अनफेज्ड. जो पिटिफुल कंडीशन है उस पुअर वुमेन की, बिकॉज देयर हार्ट्स आर नाउ हार्डन. बिल्कुल वो पत्थर दिल हो चुके हैं. इट डजेंट मैटर वेदर शी लिव्स और नॉट, वेदर शी इज सफरिंग और नॉट, वेदर शी नीड्स अ कंफर्टर बाय हर साइड और नॉट. इस बात से देयर ओनली फोकस इज ऑन द रोस्टेड पोटैटोज कि इसको कौन खा सकता है. Now, while they are munching potatoes, once again another example is given कि एक तरफ तो बुधिया is screaming in pain and they are munching potatoes, and Ghisu is telling Madhav about his experience of a wedding feast. आप समझ सकते हैं कि अभी भी उनके दिमाग में जो फैंटेसी चल रही है, जो कल्पना चल रही है, वो किसकी चल रही है? एक वेडिंग फीस्ट की चल रही है जो घीसू ने अटेंड किया था when he was young. It was the marriage of village ठाकुर and a grand feast was given. तो वो पूरा डिटेल इन डिटेल उसको डिस्क्राइब करता है, how they were served hot puris, different type of vegetables and sweets, और वो सारी चीजें उसको अभी तक माइन्यूट डिटेल में याद है. It is very interesting to note that their condition is so much, totally indifferent to the person who is suffering. बुधिया के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. They are talking about the feast. इवन घीसू जो जब इस फीस्ट का डिस्क्रिप्शन देता है, माधव इज सो मच fascinated by this description. He says, काश आज, he says the time has changed. पहले पूरे गांव को इस तरह से बुलाते थे. Now nobody invites them. So he also wishes to attend such a feast. Now you can find out, you can yourself understand that how they are totally callous, indifferent about the condition of that poor women. और इसी तरह से talking in this manner they both fall there and basically fall asleep or totally ignoring the painful condition of Budhiya. Now next morning when Madhav goes inside the hut because there is no more noise, he is shocked to find that Budhiya has died in her labor pains. Now जैसे ही वो बाहर रोता कलपता चिल्लाता आता है, he informs Ghisu and they both starts wailing loudly, thumping their chest, जैसे they are very much greatly disturbed, moved and shocked by the death. जबकि हमने देखा है कुछ घंटे पहले ही they were sitting outside totally indifferently. तो इससे शो होता है कि किस तरह से बिल्कुल वो लोग क्या है इस चीज के लिए वो अब शो ऑफ करने लगते हैं किस तरह से है. नेबर्स कम एंड कंसोल सर ड्यू. जितने नेबर्स हैं वो उनको कंसोल करते हैं, और लेकिन उनके लिए ज्यादा टेंशन किस चीज की है? हाउ दे विल मैनेज. किस तरह से जो लास्ट राइट्स हैं वो कैसे वो मैनेज करेंगे, जो अंतिम क्रिया होती है, बिकॉज दे हैव नथिंग
नो मनी नो रिसोर्सेज विद देम, वो गांव वालों के सामने बिल्कुल जिसको अपन कहते हैं हाथ फैला देते हैं, टेल देम दैट दे कांट मैनेज एनीथिंग ऑन देमसेल्व्स। विलेजर्स जो है, जो कुछ एक दो एल्डर विमेन है, वो कहती है ओके वी आर हियर, आप जाओ और कुछ देखिए, हेल्प कीजिए, एंड दे बेसिकली गो टू द विलेज हेडमैन। नाउ हेडमैन नोज देम इनसाइड आउट, अच्छे से उनको जानता है, ही नोज दे आर शर्कर्स, कालसी हैं, कामचोर हैं, और गीसू वो उसके सामने शो करता है कि दैट हाउ दे हैव स्पेंट all their money, saved up money on the medicines, on the treatment of the women. हमें पता है it is total lie, and now they need some money to perform the last rites, क्योंकि हमारे धर्म में according to religion, according to society, a person should be given proper last rites, because otherwise it is not considered a good omen for the whole society. Headman is basically helpless, वो जानता है कि they both are great scoundrels, but ऐसे मौके पर when they are asking to aid them in the last rite, जब अंतिम संस्कार के लिए बात कर रहे हैं, he can't refuse them, so he बिल्कुल बिना इच्छा के unwillingly he gave them some money, वो देता है कुछ पैसे कि ओके buy whatever is needed for it। अब पूरे गांव में दे टेक द नेम ऑफ हेडमैन, हेडमैन ने, सरपंच साहब ने हमें इतना पैसा दिया है, वी आल्सो नीड, और उस तरह से दे कलेक्ट सम मनी फ्रॉम विलेजर्स। इतना पैसा उनके पास है, नाउ दे कैन बाय, दे हैव वुड फॉर द पायर, दे हैव ऑल अदर थिंग्स। नाउ अभी तक सारे जो आर्टिकल्स चाहिए होते हैं एक्सेप्ट अ श्राउड, दे हैव एवरीथिंग विद देम, सब कुछ वो व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ गांव वाले कर देते हैं, कुछ बाकी जने कर देते हैं। दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और वो डिसाइड करते हैं कि इट इज टाइम टू बाय अ श्राउड फॉर हर। विलेजर्स मेक अदर अरेंजमेंट, और दोनों ये मार्केट की तरफ जाते हैं, और माधव यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल अपनी इंसाइट प्रेजेंट करता है, विच इज आल्सो टाइट स्लैप ऑन द यूजलेस कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। माधव सजेस्ट दैट दे शुड बाय सम चीप क्लोथ फॉर द श्राउड, किसी बढ़िया कपड़े की जगह एक हल्का कोर्स कपड़ा, सस्ता कपड़ा खरीद लेते हैं। घीसू सेज यस यू आर क्वाइट राइट, आयरनिकल है, ये बड़ा ही विडंबना की बात है, अ पर्सन when he is alive he is in rags, चीथड़ों के अंदर रहता है, nobody cares, कोई ध्यान नहीं देता है, but dead body requires fine piece of cloth, वो cloth which will be burnt away with the body, so this is like a hypocritical society which cares more for the show off, जिसको दिखावे लिए वो कुछ कर सकती है but not for the needy। इस तरह से बात करते करते दे गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, उनके सामने बहुत सारी ऐसी शॉप्स आती हैं वेयर दे कैन बाय अ श्राउड, बट दे डोंट, दे जस्ट आइडल विद देयर टाइम, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं विदाउट एक्चुअली बाइंग द श्राउड। दिस शोज दैट दे हैव नो इंटेंशन, उनकी इच्छा ही नहीं है। हर दुकान पर जब भी वो पूछते हैं, दे थिंक दैट इट इज टू मच मनी विच विल बी वेस्टेड इन बाइंग द श्राउड। तो इस वजह से फाइनली पूरी जब लगभग शाम होने आ जाती है, दे फाइंड देमसेल्फ एट अ लिकर शॉप, जो एक शराब की दुकान होती है, वहां पर ये देखते हैं अपने आप को, एंड दोनों एक इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग, मानो मनी मन एक दूसरे का मन पढ़ पा रहे हो, दे एंटर इट, वहां जाके बैठ जाते हैं। जनरली जब उनके पास पैसा नहीं होता है वो हमेशा बाहर बैठे हुए रहते हैं, आज वो अंदर बैठे हैं, एंड जो बाकी विलेजर्स होते हैं जो अ क्वार्टर और अ ग्लास ऑर्डर कर रहे होते हैं, घीसू ऑर्डर्स अ कंप्लीट बॉटल फॉर, एंड आल्सो ही सेज वी नीड सम स्नैक्स। नाउ दे बोथ स्टार्ट गेटिंग ड्रंक, जब वो पी रहे हैं ड्रंक हो जाते हैं, एंड देन वंस अगेन दे बिगिन टू डिस्कस अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ कस्टम्स, कितने यूजलेस हैं, कितने फ्रूटलेस हैं, और कैसे श्राउड के ऊपर मनी वेस्ट करना एक सिन है। जब लगभग हाफ बॉटल ये फिनिश कर देते हैं, यीशु सेज दैट वी शुड हैव समथिंग टू ईट आल्सो, और पास वाली जो शॉप है जिस पे बहुत सारा फूड अवेलेबल है,
माधव ऑर्डर में लेविश मील ऑर्डर करते हैं और बहुत अच्छे से दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। Now this shows, जैसे हमने देखा था while she was alive they were munching on potatoes. Similarly up to death के बाद when whole village is expecting them to come with a shroud, वो वेट कर रहे हैं बॉडी को लास्ट राइट्स के लिए, they have no fear of disgrace, ना अपमान की चिंता है ना शर्म है कि वो पैसा which is meant for the shroud they are spending on the देयर रेवलरी, अपने मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स दिस पॉवर्टी दे आर टोटली बेरेफ्ट, वो खाली हो चुके हैं इस तरह के इमोशन से। माधव इन जो ड्रंक हो गया है, ही हैज सम सेंटिमेंट्स लेफ्ट, तो उसको एक मोमेंट ऑफ डाउट है कि आफ्टर डेथ दे ऑल्सो हैव टू गो टू वेयर बुधिया इज, कॉल इट हेवन और हेल, और वहां पर जब वो जाएगा बुधिया विल क्वेश्चन हिम, बुधिया उससे पूछेगी कि व्हाई यू वेस्टेड मनी मेंट फॉर श्राउड ऑन योर ड्रिंक्स। खीसू एश्योर्स हिम कि बुधिया शुड बी वेरी हैप्पी, बुधिया जब तक जीवित थी व्हाट शी वांटेड कि हम दोनों का पेट भरे, नाउ फ्रॉम हेवन शी इज ओवरलुकिंग अस, वो हमें देख रही है कि वी आर एंजॉइंग द फूड एंड वी आर गिविंग द ब्लेसिंग हर, और उसकी वजह से क्योंकि हमें ये फूड मिला है, सो दे विल बेसिकली शी विल गेट रिलीजियस मेरिट, मतलब उसको इसका भी क्या, शी विल अर्न सम पुण्य, पुण्य वो कमाएगी। माधव को अभी भी ये फियर है कि बुधिया एटलीस्ट उससे ये तो पूछेगी कि ओके बट एटलीस्ट एक श्राउड की व्यवस्था तो तुम करते, वी हैव टोटली स्क्वेंडर्ड ऑल द मनी, हमने सारा पैसा खर्च दिया है उसके ऊपर, नाउ मैं उसका हस्बैंड था, मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, वो मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि उसकी डेड बॉडी को कम से कम एक श्राउड तो मिलना चाहिए। घीसू नाउ बिकम्स लिटिल इरिटेटेड, उसको इस बात से चिढ़ मचती है कि why he is not enjoying the meal which is in front of them, जो उनके सामने है, उस मील को एंजॉय करने के बजाय ये स्टूपिड क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। एंड ही स्कॉल्डिंग टोन के अंदर वो कहता है कि यू थिंक मी आई एम स्टूपिड, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, डू यू थिंक दैट देयर विल बी बर्निंग विदाउट श्राउड, नो, a shroud will be arranged anyhow, shroud की व्यवस्था हो जाएगी, they don't have to worry about it. Madhav then innocently asked, he still doesn't understand कि कैसे व्यवस्था हो जाएगी, they have used all the money, और वो कहता है विलेजर्स जब उनसे पूछेंगे कि वी हैव गिवन यू द मनी, हमने श्राउड के लिए दी थी तो क्या करा उसका। नाउ गीसू रिप्लाइज, यस, हम ये कह देंगे भैया कि वी लॉस्ट द मनी समहाउ, वी बेसिकली जब हम जा रहे थे तो हमारे कुर्ते से या कहीं से गिर गई। विलेजर्स मे नॉट बिलीव देम, वो कहेंगे वी नो वेरी वेल वेयर यू हैव यूज्ड द मनी, बट हो सकता है कि वो उसको व्यवस्था ना करें, लेकिन दे वॉन्ट अलाउ द बॉडी टू बी बर्न्ड विदाउट अ श्राउड, कैसे भी करके वो व्यवस्था करेंगे। माधव को भी अब रियलाइज होता है बॉडी ऑफ हिज वाइफ विल बी गिवन प्रॉपर लास्ट राइट्स बाय द विलेजर्स, मे बी दिस टाइम दे विल नॉट गिव देम मनी, पैसे नहीं दें, खुद ही व्यवस्था करें, बट शी विल गेट अ श्राउड। दे बोथ नाउ बिकम टोटली इंटॉक्सिकेटेड, पूरी तरह से नशे में आ जाते हैं। वाइन और जो एक एटमॉस्फेयर है वो उस बेसिकली वाइन हाउस का, देयर इज म्यूजिक प्लेइंग ऑन, देयर आर लाइट्स, और जो आसपास बैठे हुए कस्टमर्स हैं दे आर फीलिंग जेलस कि किस तरह से दोनों के बीच में सिंगल बॉटल दे आर एंजॉइंग, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी, पूरा मील ले रहे हैं और फुल बॉटल बिटवीन देम। और जब उनकी बैलीज पूरी भर जाती है, खाना बच जाता है, माधव एक बाहर बैगर बैठा हुआ होता है, gives the leftover food to that particular beggar. Now this is a new kind of experience for Madhav. आज तक जो हमेशा खुद beggar like receiving end पर रहता था, खुद वेट करता रहता था, आज he first time understand the joy, the pleasure of giving. ये एक बड़ा ही आयरनिकल हिट है प्रेमचंद के द्वारा, जो शो करता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, व्हाट इज देयर बेसिकली साइकोलॉजी इन गिविंग। वी डोंट गिव
what we have, we give what we can't use. हम केवल वही दे सकते हैं जो हमारे काम का नहीं है. अब अपनी जो इनएब्रिएटेड मतलब नशे की जो कंडीशन होती है, माधव वंस अगेन बिकम्स सेंटिमेंटल और रोते रोते कहता है बुधिया को हेवन मिलना चाहिए. शी वॉज अ फाइन नाइस लेडी एंड शी हैज लॉट ऑफ सफरिंग इन हर लाइफ, और इवन डेथ भी जो थी इतनी पेनफुल थी. यीशु वंस अगेन द हार्डेंड वन, द एक्सपीरियंस्ड वन, जो पूरा संसार को अच्छे से जानता है, बेटे को भी जानता है, एंड ही सेज यस डेफिनेटली, व्हाई आर यू वरिंग, शी विल गो टू हेवन, शी डिजर्व्स टू गो टू हेवन. अगर वो नहीं डिजर्व करती तो क्या वो रिच डिजर्व करते हैं who exploits people like us day in day out? तो तुम बिल्कुल फ्री रहो इस गिल्ट से. एंड माधव बिगन्स टू वीप प्रोफ्यूजली. ये सुनकर और ज्यादा रोने लगता है. यीशु उसको पॉइंट आउट करता है another point. He says that it is better ना, she has left this world. अगर इस वर्ल्ड में रहती she will suffer more. This is a मायावी an illusory world. और ये तो उसकी क्या हो गई है, मुक्ति हो गई है. She has no more to fear about her exploitation. And thus making Madhav's mind relax. वो दोनों डांस अपनी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में करना शुरू करते हैं. एंड वॉच देम वंडरिंग आईज दैट हाउ दे आर एंजॉइंग देयर मील, डांसिंग इन अ ड्रंकन डेज. जैसे जैसे म्यूजिक चलता है दे बेसिकली कोलैप्स, जमीन पे गिर जाते हैं एंड फॉल ऑन ग्राउंड. और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है, जो शो करती है किस तरह से कैलस, इनडिफरेंट, हार्ड हार्टेड वो दोनों हो गए. एक सिंपल अगर हम छोटा सा एनालिसिस करें, वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ सटायर. ये एक व्यंग है, चिलिंग इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. और जो पुअर का नॉन स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनकी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो सारी किस तरह से खत्म हो जाती हैं. यीशु एंड माधव, फादर एंड सन, दे हैव बिकम नम टू एनी फीलिंग्स बिकॉज वो देख रहे हैं आसपास पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. कोई उनमें चेंज नहीं आया है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है. सो दे बेसिकली हैव अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी. दे नो क्या रियलिटी है. वर्किंग फॉर रिच इज अ ट्रैप. ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे वो कभी फ्री नहीं हो सकते, वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले. दैट इज वाई they think that it is better to be a shirker, to be a lazy person and enjoy their life on their own terms. So friends, this is all about this story. I hope ये स्टोरी आपको समझ में आई, इसके कैरेक्टर, इसका थीम, इसका बेसिक आपको सारी चीजें समझ में आई. Soon we will come back with another work, another video. Keep watching, keep support.